हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टेक्निकल पेपर सॉल्यूशन ऑफ JTO LICE 2013 का जो ये पेपर है, ये पेपर जो है कर्नाटका सर्कल का पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ अगर आप डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिपीटेडली जो बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछते हैं, वे सारे MCQ इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है आपका जो भी कलीग है, मतलब जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसके साथ इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस एक्सेप्ट यूजर डेटा। डेटाबेस कंपोनेंट होता है, बिल्कुल होता है, मेटा डेटा भी होता है, इंडेक्सिस भी होता है, रिपोर्ट जो होता है डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। रिपोर्ट जो होता है, हाँ, उसकी हम डिटेल में बात करें तो रिपोर्ट जो है वो क्या है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। हाँ, डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं है। हाँ, आप रिपोर्ट जो है जनरली डिफाइन होता है, मतलब क्या डिफाइन करता है, फीचर ऑफ द डेटाबेस। हाँ, जनरली मतलब यूज़र का नीड क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आप डिफाइन करोगे। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द रिलेशनल मॉडल, रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशंस और टेबल्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग। हाँ, रिलेशनल मॉडल की बात करो तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन द रिलेशंस और टेबल, मतलब दो टेबल के बीच में मुझे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो कौन सी की का यूज़ करूँगा मैं, तो मैं यूज़ करूँगा फॉरेन की का। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की हुई है मैंने प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस में, तो आपको वहाँ से डिटेल में जो है पता चल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। इफ़ एट्रीब्यूट A and B determine the attribute C, it is also true that AB can determine C, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट, मतलब ए बी दोनों डिटरमाइन कर पा रहा है सी को, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी कॉम्पोजाइट, मतलब कंबाइंड डिटरमाइन कर रहा है सी को। सो ए बी इज़ द कॉम्पोजाइट डिटर्मिनेंट, ऐसा आप बोल सकते हो। हाँ, ये मतलब डिटर्मिनेंट जो डिटरमाइन कर रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। हाँ, ए सी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, बी अकेला भी सी को डिटरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन ए और बी कंबाइंड हो जाएंगे तो वो सी को डिटरमाइन कर पाएंगे। हाँ, सो इस इज द ए बी इज द कॉम्पोजाइट डिटरमाइनिंग द सेम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड SQL फॉर एन इंडेक्स। वैलिड SQL मतलब कौन सा होगा, यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है। हाँ, तो क्रिएट इंडेक्स ID जो है वो आपका वैलिड SQL इंडेक्स है। सो मतलब इंडेक्स के लिए आप इसका यूज़ करते हो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS में मतलब कौन सा स्टेज नहीं होता। हाँ, रिमोट यूनिट ऑफ वर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट ऑफ वर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिक्वेस्ट होता है, यूनिट ऑफ वर्क जो है वो नहीं होता। ठीक है, रिमोट यूनिट ऑफ वर्क होता है, यूनिट ऑफ वर्क नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, OLD सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप। हाँ, आपका OLD जो होगा, हाँ, वो कौन सा रिलेशनशिप सपोर्ट करेगा। सबसे पहले तो OLD क्या है उसको समझना ज़रूरी है। OLD का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज। हाँ, OLD का फुल फॉर्म क्या होता है आप लिखो तो ODL है, मतलब आप बात करो तो ऑब्जेक्ट, डी का मतलब होता है डेफिनेशन और एल का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। मतलब इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, सो दिस डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अगर आप देखो यहाँ पे अलग अलग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में बात करो तो उसमें भी अलग अलग होता है। हाँ, आप यूनिएरे की बात करो तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ A++, तो ये क्या होगा, यूनिएरे होगा। हाँ, बाइनरी मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, A+B लिख सकता हूँ, मतलब वो बाइनरी होगा। हाँ, ट्रिनरी की बात करो तो मतलब मीन वैल्यू ऑफ एक्स ऐसा लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मीन वैल्यू, हाँ, ऑफ मतलब इक्वल टू आप लिखो A<B, और मतलब आप क्या है इक्वल टू B, और B में से कौन सा मीन वैल्यू आपको डिफाइन करना है, तो ये क्या है आपका ट्रिनरी रिलेशनशिप है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डेफिनेशन लैंग्वेज ODL जो है, हाँ, सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप ऐसा पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपका यूनरी एंड बाइनरी दोनों को सपोर्ट करेगा, वो ट्रिनरी को सपोर्ट जो है वो नहीं करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर वे टू रिकवर डेटाबेस आफ्टर सिस्टम फेल्यूर। सिस्टम फेल्यूर हो गया तो मुझे रिकवर करना डेटाबेस को, तो क्या करना पड़ेगा। हाँ, आप ट्रांजैक्शन कॉन्करेंसी वगैरह पढ़े हो तो आपको डिटेल में आइडिया होगा। यहाँ पे आपको रोल बैक करना पड़ेगा, मतलब आपको इनिशियली स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप से अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा, बीच में से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, इसे कहते हैं रोल बैक। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ शेयर्ड लॉक अलाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन टू अकर। शेयर्ड लॉक जो है वो कौन सा ट्रांजैक्शन अलाउ करता है। शेयर्ड लॉक जो है वो रीड ट्रांजैक्शन अलाउ करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ लॉन्ग इज IPv6 एड्रेस। ये तो पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर बताइए। 128 बीट का होता है IPv6 का जो एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल एन IEEE एप्लीकेशन अलाउस अप टू 54 Mbps एट 2.4 GHz। तो आपका मतलब अलग अलग विलेन के जो टाइप होते हैं उसकी यहाँ पे बात है, जिसमें से मतलब विलेन मतलब बात करो तो आपका वायरलेस लैन, हाँ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी जनरली आपका कौन सा प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं। IEEE का 802.11 प्रोटोकॉल डिफाइन करती है। इसमें 802.11 मतलब आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी, हाँ जनरली 1 और 2 Mbps जब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपका आया 802.11, आप बात करो तो 802.11 जो है, हाँ उसके बाद ए आया 11A, जहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिला थोड़ा, मतलब आपको अप टू 54 Mbps एक्सटेंशन मिला इन द 5 GHz बैंड, हाँ जो आपका 802.11 जिसमें OFDM का यूज़ हो रहा था। दैन FHSS और DSSS का यूज़ भी हो रहा था, मतलब डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम और डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है उसका यूज़ वहाँ पे हो रहा था। हाँ देन वहाँ पे ATM वगैरह जो है वहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन उसका मिल जाता है। देन 802.B जो है, हाँ दैट इज़ अ हाई रेट वाईफाई आप कह सकते हो, मतलब 11 Mbps ट्रांसमिशन आपको अलाउ करता है एट 2.4 GHz। और आप कह सकते हो कि अगर आप फुल बुक दोगे तो आपको 5.5, 2 एंड 1 Mbps भी आपको मिल सकता है। ठीक है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो DSSS का यूज़ कर रहा था। देन उसके बाद आपका आया 802.11G, हाँ जो वायरलेस ट्रांसमिशन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस में अप टू 254 Mbps इन द रेंज ऑफ 2.4 GHz जो है वो अलाउ करता है। ठीक है, वो जो आप 802.11G जो है मतलब किसका यूज़ करता है, OFDM का यूज़ करता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है 54 Mbps 2 GHz 2.4 GHz, तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 802.11N होता है बिल्ड्स अप टू, मतलब आप प्रीवियसली जो 802.11 स्टैंडर्ड था उसको बाय एडिंग द मीमो, हम एन में क्या आ गया आपका, मीमो आ गया, मतलब मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट टेक्नोलॉजी जो आ गया, जो हम 4G में यूज़ करते हैं 5G में भी, मतलब एक्सटेंडेड मीमो 256/256 एरे मीमो का हम यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे मीमो जो है दैट कैन गिव अ ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 100 Mbps अप टू और 200 Mbps तक जो है आपको ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो दे सकता है। ठीक है, सो ये आपको कोई भी पूछे, आपको वाई मतलब 802.11 फैमिली का कोई भी स्टैंडर्ड आपको पूछ लें तो इन सब का रेंज मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ये जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर इज़ द हब स्पेसिफाइड इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में हब कहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है। सो आपको पता है हब जो है वो फिजिकल लेयर में होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेयर इन TCP/IP स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल है, हाँ उसमें TCP/IP स्टैक इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे पूछा हुआ है। तो TCP/IP स्टैक इक्विवेलेंट मतलब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करो तो होस्ट टू होस्ट होता है, आपको पता है। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज। पिंग जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। तो इस क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। पिंग जो है वो ICMP का यूज़ करता है, ये भी पीटा हुआ क्वेश्चन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ICMP प्रोटोकॉल एट द नेटवर्क लेयर दैट इज यूज टू सेंड इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। हाँ मतलब इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मतलब आपका सिंपली क्या है, आप जिसे पिंग बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द लोकल डिवाइस। हार्डवेयर एड्रेस मतलब मैक एड्रेस की यहाँ पे बात की हुई है। तो मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए आपको पता है आप ARP का यूज़ करते हो। हाँ जो आपका IP एड्रेस गिवन होता है उस पर से वो क्या करता है, मैक फाइंड कर देता है। मैक कितने बिट का होता है ये भी मतलब पूछते हैं। आपका जो एड्रेस होता है टोटल 48 बिट का होता है, हाँ 6 बाइट आप ऐसा भी कह सकते हो। सो इस क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ़ यू
use either telnet or ftp which is the highest layer you are using to transmit data। कौन सा लेयर हाईएस्ट लेयर आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हो तो यूज़र लेवल पे हाईएस्ट आपका जो लेयर होता है मतलब वो कौन सा होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। सो आप एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करते हो। हाँ, बोथ एफटीपी टेलनेट जो है यूज़ द टीसीपी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। हाँ, दे बोथ आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। सो द एप्लीकेशन लेयर जो है यहाँ पे आंसर आएगा। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर का भी वो यूज़ करता है, लेकिन जब आप बात करोगे ट्रांसमिट डेटा करने के लिए तो जितने भी प्रोटोकॉल है आपका HTTP वगैरह है सारा एप्लीकेशन लेयर पे ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट पीपीपी प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड्स डायनामिक एड्रेसिंग ऑथेंटिकेशन एंड मल्टीलिंक। हाँ, मतलब ऑथेंटिकेशन एंड डायनामिक एड्रेसिंग एंड मल्टीलिंक जो है कौन सा प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करेगा, तो LCP प्रोवाइड करेगा। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे है ये करेक्ट आंसर है। LCP का फुल फॉर्म होता है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। हाँ, इन ट्रिपल पी स्टैक प्रोवाइड में मतलब डायनामिक एड्रेसिंग ऑथेंटिकेशन मल्टीलिंक के लिए LCP मतलब लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मतलब इसमें से कौन से मेथड से हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते। इंसर्शन जो है वो कर सकता है, डिसलेक्शन कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, डिलीटेशन से हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, मतलब डिलीटेशन इज द करेक्ट आंसर हियर। आप जो क्वेश्चन ऑप्शन देखोगे तो इसमें हाँ सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल, डिलीटेशन में सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, यूजिंग द इंसर्शन वी कैन परफॉर्म द इंसर्शन सॉर्ट, यूजिंग द सिलेक्शन वी कैन परफॉर्म द सिलेक्शन सॉर्ट। हाँ, यूजिंग द एक्सचेंज हम कौन सा सॉर्ट परफॉर्म करते हैं, बबल सॉर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इन द सिमिलर सॉर्टिंग मेथड मतलब सारे सॉर्टिंग मेथड हैं बट कोई सॉर्टिंग मेथड नहीं है डिलीटेशन के बेस पे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू परफॉर्म द रिकर्जन। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रिकर्जन के लिए यूज होता है। सो रिकर्जन दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आ जाएगा स्टैक। हाँ, सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन, हालांकि पहले भी पूछा हुआ है, पीटा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्री कंस्ट्रक्शन विच इज द सुटेबल एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। ट्री कंस्ट्रक्शन की बात करो तो आपका लिंक लिस्ट जो होता है हाँ वो आपका एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है, आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेजर डेटा स्ट्रक्चर यूज इन द नेटवर्क डेटा मॉडल इज। मेजर डेटा स्ट्रक्चर जो आपका यूज होता है नेटवर्क डेटा मॉडल में, और सबसे मतलब आप बात करो तो मेजर कौन सा है, ग्राफ है। हाँ, मतलब आप ट्री की बात करो तो बहुत सारे ट्री को मिला दोगे तो अल्टीमेटली भी वो क्या बन जाएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा। हाँ, आप RDBMS की बात करो जहाँ पे एरे का यूज़ करते हैं, नेटवर्क डेटा मॉडल में ग्राफ का यूज़ करता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल अगर होता तो ट्री का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेटवर्क डेटा मॉडल दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ग्राफ आएगा। अगर आपको पूछा होता कि RDBMS में हम कौन सा डेटा मॉडल का यूज़ करते हैं तो क्या आता आंसर, एरे आता। और अगर आपको ऐसा पूछा हुआ था कि हायरार्किकल डेटा मॉडल में हम किसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आंसर क्या आता, ट्री आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग प्रोसीजर इज द स्लोएस्ट। स्लोएस्ट कौन सा होता है, ये भी पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। स्लोएस्ट बबल सॉर्ट होता है, फास्टेस्ट आपका मर्ज सॉर्ट होता है। हाँ, मतलब क्विक सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है जो मतलब बहुत फास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द एड्रेस फीड ऑफ द लिंक लिस्ट जो आपका होता है कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। बिल्कुल, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर। हाँ नहीं, नेक्स्ट नोड का जो होता है एड्रेस वो होता है, पॉइंटर का एड्रेस नहीं होता। मे कंटेन नल कैरेक्टर, मतलब आपका लास्ट नोड दिखाना है मुझे। हाँ, तो जैसे कि आपका लास्ट नोड दिखाना है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डेटा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नल होगा। ठीक है, सो ये ऑप्शन मतलब ए भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरे यूज इन द टेबल विल बी सॉर्टेड इन। इंफॉर्मेशन अबाउट एरे यूज इन द टेबल विल बी सॉर्टेड इन डॉप वेक्टर। किसमें सॉर्ट होगा, डॉप वेक्टर में सॉर्ट होगा। हाँ, इसके बाद करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डॉप वेक्टर इज द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा अपडेट। हाँ, फॉर एग्जांपल एरे स्पेशली इन द मेमोरी लेआउट की बात करें तो डॉप वेक्टर जो होता है टिपिकली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ एरे एलिमेंट। हाँ, रैंक ऑफ एन एरे एंड एक्सटेंट ऑफ एन एरे एट, मतलब आप स्ट्राइड्स ऑफ द एरे की बात करो तो ये सारा जो होता है, वेल एज पॉइंटर ऑफ द ब्लॉक इन द मेमोरी कंटेनिंग द एरे एलिमेंट, सारा कहाँ पे होता है, डॉप वेक्टर जो है वो उसमें होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
search table used by compiler for efficient searching generally uses। तो यहाँ पे मतलब सर्च टेबल यूज बाय द कंपाइलर फॉर एफिशिएंट सर्चिंग किसका यूज़ करते हैं, हम हैश टेबल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम आपको बात करो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है, मतलब सीधा आपको मिल ही जाएगा। हाँ, सिंपली वहाँ पे डिफाइन है कि आपका एड्रेस ए है, तो एड्रेस ए जो है फॉर एग्जांपल 1000 पे है, आपको सर्च करना है बी, तो बी 2000 पे, मतलब सीधा डिफाइन कर दिया है हैशिंग में कि आपका ये नंबर का जो लोकेशन है इस पे ये डेटा पड़ा हुआ है, तो सीधा उसी लोकेशन पे जाना है। सो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, तो एफिशिएंट सर्चिंग जो है वो हैशिंग कहता है, मतलब हैशिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द सिंबल यूज इन द असेंबली लैंग्वेजेस आर। असेंबली लैंग्वेज में हम निमोनिक्स का यूज करते हैं, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, सिंबल की बात की है तो वहाँ पे असेंबलर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज प्रोग्राम कैन यू रन टू सी विच सीरियल पोर्ट आर सिलेक्टेड, मतलब कौन सा डोस प्रोग्राम आप रन कर सकते हो देखने के लिए कि कौन सा सीरियल पोर्ट डिटेक्टेड हुआ है। हाँ, ये देखने के लिए आप जो डोस प्रोग्राम रन करते हो उसे कहा जाता है, मतलब कौन सा कमांड है, यहाँ पे इन शॉर्ट ऐसा पूछा हुआ है। सो MSD कमांड का हम यूज़ करते हैं। हाँ, MSD कमांड प्रोवाइड्स द डिटेल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर हार्डवेयर आपका जो होगा एंड आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होगा, हाँ उसका टेक्निकल सारा इन्फॉर्मेशन देगा आपको MSD कमांड। सो कौन सा सीरियल पोर्ट डिटेक्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, मतलब सारा जो आपको डिटेल है वो चाहिए, तो डोज में आप MSD कमांड जो है उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दिया हुआ है, मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस, उसको क्या कहते हो आप, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका। हाँ, मतलब आप एड्रेस डिफाइन कर दोगे, बाद में वो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो है वो आप स्पेसिफाई करोगे लोकेशन को, तो वो कौन सा होगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रो का क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर विद द 12 एड्रेस लाइन इज केपेबल ऑफ एड्रेसिंग। सिंपली आपको पता है, आप जब लिखते हो एड्रेस लाइन्स तो कैसे लिखते हो, 2 एड्रेस लाइन्स क्रॉस डेटा लाइन्स। हाँ, मतलब आपको सिंपली आपको कोई भी मेमोरी लिखा होता है, हाँ वैसे लिखा होता है 2 एड्रेस लाइन क्रॉस डेटा लाइन। सो यहाँ पे 2 एड्रेस लाइन मतलब कितना होगा, 2:12 होगा। हाँ, डेटा लाइन जनरली हम जो बात करते हैं हमारा 8 बिट का होता है, सो यहाँ पे हम बाइट्स में लिखते हैं, इसलिए हम 2:12 क्रॉस 8 लिख दें, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2:12 मतलब आपका होगा 4096 KB। हाँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ये किलोबाइट वगैरह 8 क्या है इसके बारे में मुझे जानना नहीं है, पूछा नहीं है मुझे, तो कितने लोकेशन मिलेंगे यही पूछा हुआ है। सो 4096 लोकेशन जो है वो मिलेंगे। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द रिजर्व वर्ड इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में द वर्ड नेटिव जो है उसमें से कौन सा, मतलब आप कह सकते हो कि वैलिड कीवर्ड है, आप ऐसा भी कह सकते हो, मेथड सब क्लास रेफरेंस वगैरह वैलिड कीवर्ड नहीं है, नेटिव जो है ये आपका वैलिड कीवर्ड है। सो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेटिव कीवर्ड जो यूज़ होता है मॉडिफाई अ मेथड डिक्लेरेशन। हाँ, आपने कोई भी मेथड डिफाइन कर दिया है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए नेटिव कीवर्ड जो है उसका यूज़ करते हैं। हाँ, ऑप्शन मतलब आपका मेथड सब क्लास और रेफरेंस जो दिया हुआ है ये कीवर्ड्स नहीं है। आपका सब क्लास जो है, हाँ वो जावा में एक्सटेंड होता है, सब क्लासेस नहीं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ सब क्लासेस दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए ये गलत है, फिर आप बोलोगे सर सब क्लास तो है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो कैसे कर सकता हूँ। हाँ, सो यहाँ पे देखो आपका स्ट्रिंग S1 है वो नल को सेट कर देगा, है बिल्कुल सही डिक्लेरेशन है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है, लेकिन गलत क्यों है, बिकॉज नल जो है वो कभी सिंगल कोटा में आप नहीं लिख सकते। हाँ, यहाँ पे नल सिंगल कोटा में लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। अच्छा, तो ऑप्शन सी गलत क्यों है सर, ये भी आपके दिमाग में आएगा। हाँ, ऑप्शन सी गलत है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर है बिटवीन द सिंगल कोटा। हाँ, सिंगल कोटा के बीच में मल्टीपल कैरेक्टर जो है वो नहीं हो सकते, इसलिए गलत है। हाँ, जैसे कि यहाँ के सिंगल कोटा के बीच में ABC है, सिंगल कोटा के बीच में एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, मल्टीपल कैरेक्टर नहीं होता। एंड ऑप्शन डी गलत है बिकॉज आप जो है कैरेक्टर को कास्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैरेक्टर को कास्ट किया है स्लैश का यूज़ करके, सो कैरेक्टर्स को कास्ट नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे क्या होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अ वेब पेज इज, वेब पेज जो होता है मेड अप ऑफ
टेक्स्ट एंड HTML टेक्स्ट बिल्कुल सही है। हाँ, ओपनिंग ऑफ HTML होता है आपका HTML मतलब क्लोज ब्रैकेट के बीच में, और क्लोजिंग ऑफ HTML होता है /HTML करके टैग के बीच में, मतलब आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। सो ऑल ऑफ अबव जो होगा आपका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जावा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मस्ट एंड विथ, जावा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है वो सेमीकोलन से एंड होता है। हाँ, सो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइस्टेबल मल्टी ऑपरेटर, तो उसमें दो स्टेबल स्टेट होंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द NAND और NOR gates are referred to as a universal gate because either can be used to build all other type of gate, मतलब दोनों में कोई भी मतलब आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, कोई भी गेट फॉर्म करना है तो आप इजीली फॉर्म कर पाओगे। हाँ, आपको पता है, आपको पूछते हैं XOR गेट के लिए कितने NAND चाहिए वगैरह, क्वेश्चन भी पूछते हैं। सो यहाँ पे कैन बी यूज टू बिल्ड ऑल द टाइप ऑफ गेट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी कंबाइंड इनटू K-मैप ग्रुप। हाँ, कौन सा कॉम्बिनेशन K-मैप ग्रुप में कंबाइन नहीं हो सकता? कॉर्नर इन द सेम रो कर सकते हो, कॉर्नर इन द सेम कॉलम कर सकते हो, ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन तो कर ही सकते हो, डायगोनल जो उसको कंबाइन नहीं कर सकते। हाँ, सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर शोन बिलो, कौन सा लॉजिक सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, पूछा हुआ है। देखिए तो ये आपको ये क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आपका नॉट गेट है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, A बार मिलेगा या B बार मिलेगा। तो A बार प्लस B बार नहीं, ये आपका एक्चुअली एंड गेट है, तो A बार B बार मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, AB मिलेगा। और इसके बाद और गेट है, तो AB प्लस A बार B बार किसका इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन बना आपका XNOR का। सो ऑप्शन बी होगा जो आपका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप व्हेन इज द मास्टर अनेबल। हाँ, मास्टर अनेबल कब होगा ऐसा पूछा हुआ है। सो द व्हेन द क्लॉक इज हाई देन मास्टर इज द अनेबल। आपका क्लॉक जब हाई होगा, सिंपली आपको क्लॉक दिया है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की, यहाँ पे बात की हुई है। ये आपका मास्टर है, आपका स्लेव है, तो अगर आपका क्लॉक हाई होगा, हाँ यहाँ पे दिनों को एक साथ क्लॉक देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, नोट करके, मतलब क्लॉक आपका लो होगा तो आपका स्लेव सिलेक्ट होगा, क्लॉक हाई होगा तो आपका मास्टर सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट शुड बी डन विद द अनयूज इनपुट टू अ TTL NAND गेट। अनयूज इनपुट मतलब आपको फॉर एग्जांपल TTL NAND गेट की आप बात करो तो इसमें 3 इनपुट है, फॉर एग्जांपल A B, और तीसरा इनपुट है जो वो अनयूज है, मतलब मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, हाँ सिंपली उसका बेस्ट सोल्यूशन, उसके बहुत अलग अलग सोल्यूशन है। आप उसको फ्लोटिंग भी रख सकते हो, ओपन भी रख सकते हो, सीधा 1 आप अप्लाई कर दो। हाँ, तो देखो आप मतलब 1 अप्लाई कर दोगे तो आपका NAND गेट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 1 का बार मतलब आपको जो आंसर है वो मतलब 0 करेगा। हाँ, मतलब आपका जो भी इनपुट है अकॉर्डिंग टू दैट आंसर करेगा, लेकिन आपने 0 अप्लाई किया तो आपका NAND गेट डिसेबल हो जाएगा। तो मतलब आप ग्राउंड तो नहीं कर सकते, तो आपको 1 ही देना है। मतलब क्या करना है आपको, टाई मतलब हाई पे करना है। हाँ, आपको 0 पे करोगे तो आपको पता है अनेबल डिसेबल का कॉन्सेप्ट, तो आप इजीली बता पाओगे कि एंड और NAND गेट जो होता है वो 0 पे डिसेबल हो जाता है। आप कोई भी इनपुट दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आउटपुट में आपको 1 ही देगा, NANड गेट है वो। तो यहाँ पे इनपुट में आपको 1 से टाई करना पड़ेगा, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सप्लाई दे दो रजिस्टर के थ्रू, मतलब हाई पे आप जो है उसको टाई करोगे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है TTL NAND गेट का अनयूज इनपुट को टाई करने का। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सिंक्रोनियस काउंटर एलिमिनेट द डिले प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन द एसिंक्रोनियस काउंटर बिकॉज क्या होगा, इनपुट क्लॉक पल्स आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू ईच स्टेज। हाँ, मतलब आपका सिंक्रोनस काउंटर के में क्या होता है कि इनपुट क्लॉक जो होता है, फॉर एग्जांपल आपका 4 फ्लिप फ्लॉप है, तो सबको जो क्लॉक दिया जाता है वो एक ही क्लॉक दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे अलग अलग क्लॉक नहीं दिया जाता, सो इसलिए एक साथ सबको क्लॉक मिलता है। एसिंक्रोनस में क्या होता है, एक का आउटपुट में से क्लॉक लेके दूसरे के इनपुट में देते हैं। हाँ, सो इसलिए वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है, सिंक्रोनस में ये प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी नेचुरल स्टेट्स विल बी देयर इन द 4-bit ट्रिपल काउंटर, ऐसा पूछा हुआ है। मतलब कितने नेचुरल स्टेट होंगे 4-bit ट्रिपल काउंटर में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4-bit ट्रिपल काउंटर है तो आपको पता है 2:n, मतलब आपका 16 स्टेट जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, फिर आप डिफाइन कर सकते हो, आपको काउंटर डिज़ाइन करना है तो मतलब उससे कम, लेकिन 16 आपको नेचुरल स्टेट जो है वो मिलेंगे। देन द IF फ्रीक्वेंसी इन द स्टैंडर्ड AM रिसीवर पूछा हुआ है, आपका 455 किलोहर्ट्ज़ होता है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछ लेते हैं। देन in frequency modulation, if the frequency of the modulating voltage is doubled then the rate of deviation of the carrier frequency क्या होगा, वो भी डबल होगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपको पता है आपका, हाँ मतलब जो भी होता है डेल्टा एफ और FM जो होता है उसका रिलेशन सीधा होता है आपका बीटा भी ऐसे डिफाइन करते हो डेल्टा एफ बाय FM से। सो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अगर आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज डबल हो गया, सो रेट ऑफ डेविएशन डेल्टा एफ जो है आपका वो भी
डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन सिस्टम डज द इंक्रीज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द बैंडविथ। हाँ, इसमें आपका मतलब इंक्रीज इन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा तो आपका फ्रीक्वेंसी एंड फेज दोनों मॉड्यूलेशन में अगर आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका इंक्रीज हुआ, हाँ, सो आपका बैंडविथ भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का बैंडविथ जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड रहता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वांटाइजेशन नॉइस किस में होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्वांटाइजेशन नॉइस आता है, मतलब पीसीएम में आता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ द पीसीएम सिस्टम इज, देखो प्रिंसिपल मेरिट ऑफ द पीसीएम सिस्टम क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज पीसीएम का वो होता है कि उसका लो नॉइस होता है। हाँ, लोअर बैंडविथ जो है वो नहीं होता, उसका बैंडविथ हायर होता है, उसका डिसएडवांटेज है पीसीएम का। ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट भी डिपेंड रहता है, आपका नंबर ऑफ लेवल कितना यूज़ कर रहे हो उस पर। लेकिन यहाँ पे नॉइस जो होता है, हाँ, सिग्नल क्वांटाइजेशन नॉइस जो होता है सिर्फ नंबर ऑफ लेवल पे डिपेंड रहता है। लेकिन सिग्नल क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो बहुत ही मतलब आपका नॉइस जो होता है पीसीएम में कंपेरेटिवली बहुत कम होता है, इसलिए हम बहुत वाइडली इसका यूज़ करते हैं। ओके, सो मेन एडवांटेज पीसीएम का क्या है, लो नॉइस, सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिसएडवांटेज पूछ लिया तो उसमें बैंडविड्थ आएगा। हाँ, नेक्स्ट, द इमेज चैनल रिजेक्शन इन द सुपर ड्राई रिसीवर कम्स फ्रॉम द, देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और रिसेंटली जो एग्जाम हुए इसी बेस पे, हाँ, अलग अलग सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है पीएससी लेवल का, हाँ, या तो यूपीएससी या सीजीएल लेवल का, उसमें भी इस क्वेश्चन पूछ लिया है। सो इस क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। सो द इमेज चैनल रिजेक्शन इन द सुपर ड्राई रिसीवर कम्स फ्रॉम द डिटेक्टर एंड द आरएफ स्टेज। हाँ, मतलब आपका जो आरएफ स्टेज होता है, काफ़ी लोग आईएफ मार्क करके आ जाते हैं, क्योंकि आईएफ का हम यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का इमेज के इक्वेशन में, लेकिन ये गलत आंसर है। आपका आरएफ स्टेज जो होगा, डिटेक्टर स्टेज जो होगा, हाँ, वहाँ पे इमेज चैनल रिजेक्शन जो है वो किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द सी बैंड ट्रांसपोर्टर्स द अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज अबाउट, सी बैंड ट्रांसपोर्टर में अपलिंक फ्रीक्वेंसी जो आपका होता है अबाउट 6 गीगाहर्ट्ज होता है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। डाउनलिंक के लिए हम 4 गीगाहर्ट्ज का यूज़ करते हैं, और अगर आपका इरिबियम डॉप फाइबर एम्पलीफायर है, मतलब ईडीएफए है, हाँ, जो एम्पलीफाई करता है ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को, हाँ, उसकी यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ईडीएफए का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, हाँ, उसका फुल फॉर्म होता है इरिबियम डॉप फाइबर एम्पलीफायर। हाँ, ऐसा डिवाइस है जो एम्पलीफाई करता है ऑप्टिकल सिग्नल को। तो उसका हम किस में यूज़ करते हैं ऐसा पूछा हुआ है, तो आपका WDM जो आपका होता है, मतलब आपका वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग ऑप्टिकल नेटवर्क जो है, हाँ, जैसे आप DWDM डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्स ऑप्टिकल नेटवर्क का यूज़ करते हो। सो उसमें जो है मतलब EDF एम्पलीफायर जो है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 3-phase generator is connected to a 90 ohm load resistor. Each coil generates 120 volt AC. A common neutral line exists. How much current flow through the common neutral line? ऐसा पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे आपको मतलब दिया हुआ है कि 3-phase जनरेटर कनेक्ट किया हुआ है, हाँ, बैलेंस 3-phase सर्किट की बात किया हुआ है। तो देखो बैलेंस 3-phase सर्किट जो होता है उसमें न्यूट्रल जो होता है, हाँ, वो ऑलवेज 0 होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन आपका ईच कोइल जनरेट कॉमन न्यूट्रल, हाउ मच करंट फ्लो टू द कॉमन न्यूट्रल लाइन ऐसा पूछा हुआ है, लेकिन बैलेंस न्यूट्रल है। सो बैलेंस 3-phase जनरेटर है आपका, सो वहाँ पे न्यूट्रल का करंट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे 0 ही होगा सही आंसर। यहाँ पे कुछ भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई कनेक्टेड जनरेटर AC जनरेटर ईच फेज वोल्टेज इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द 90 वोल्ट RMS, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन वोल्टेज पूछा हुआ है। तो आपको पता है वाई कनेक्टेड सिस्टम है, सो उसमें आपका लाइन वोल्टेज जो होता है, हाँ, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज होता है। सो यहाँ पे आपको फेज वोल्टेज दे दिया है, कितना दिया है, 90 RMS दिया हुआ है, हाँ, तो आपको क्या करना है, सिंपली √3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देखोगे √3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 90 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 तो आएगा नहीं, 0 भी नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे निकल गए। हाँ, 180 भी नहीं आएगा, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, √3 जो होता है आपका वो 2 से कम होगा क्योंकि √4 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यही आंसर आएगा। आपको मल्टीप्लिकेशन देखो विदाउट कैलकुलेटर आप आंसर ऐसे कर सकते हो। हाँ, आपके यहाँ कैलसी अवेलेबल नहीं है तो सर ये तो कैलसी अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, √3 को फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाएगा। तो सिंपली आप ऑप्शन से ही जो है मतलब ऑप्शन को डिस्कार्ड करके आप आंसर कर सकते हो इजीली। यहाँ पे 156 जो है अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे भी तो भी 156 ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन द टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 20 एंड द प्राइमरी AC वोल्टेज इज 12 वोल्ट, द सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा।
होगा। देखो यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज दे दिया है, टर्न्स रेशियो दे दिया है और सेकेंडरी वोल्टेज पूछ लिया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली क्या करना है, N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2 उसका यूज़ करना है। तो आपको N1/N2 जो है वो दे दिया है, N1 1 है, हाँ मतलब टर्न्स रेशियो 20 दिया हुआ, इसका मतलब 1/20 आपको दिया हुआ है। और V1/V2 आपका क्या होगा, वो आपको मतलब पूछा हुआ है VI/V2, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 20 को जो है यहाँ पे V1 आपको दे दिया, कितना दिया है 12 वोल्ट दिया हुआ है, V2 जो है आपको क्या हुआ है पूछ लिया है। सो V2 जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे V1 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब V1 आपका क्या है, आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 12 2 सा 24 to 40 वोल्ट जो आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 वोल्ट सोर्स हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओहम, इफ द लोड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स, तो पावर कितना होगा ऐसा पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाँ आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 12 वोल्ट का सोर्स आपको दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है 90 ओहम का, हाँ अगर लोड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20 ओहम का, मतलब यहाँ पे आपका लोड है, तो इसकी बात करें 12 वोल्ट सोर्स है, आपका लोड दिया हुआ है 20 ओहम का, ठीक है। तो आपको क्या पूछा हुआ है, लोड पावर पूछा हुआ है, मतलब इसके अक्रॉस कितना पावर होगा। हाँ तो आपको क्या फाइंड करना है, इसके अक्रॉस आपको आई फाइंड करना है, IL, ठीक है। सो PL इज इक्वल टू IL² इंटू R आप कर सकते हो। तो सिंपली आप आई फाइंड कर पाओगे, 12 डिवाइड बाई टोटल आप करोगे, हाँ 90 + 20 मतलब 110 करोगे तो आपको आई मिल जाएगा, और उसका स्क्वायर करोगे इंटू 20 करोगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे 238 मिलीवॉट आंसर मिलेगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द करंट इन द R2 ऑफ द गिवन सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम से R2 में करंट फाइंड करने का पूछा है। तो आपको क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम में जब आप करंट फाइंड करो तो जो भी आपका सोर्स होता है, मतलब आपका दूसरा एक सोर्स से फाइंड कर रहे हो, दूसरा जो सोर्स होता है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। मतलब वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट करना है, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट करना है। तो यहाँ पे पहले हम 12 वोल्ट से करंट फाइंड करते हैं R2 में, जिसे हम I1 कहेंगे। तो आप 12 वोल्ट से करंट फाइंड करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे 120 क्या आ गया, पैरेलल में आ गया, मतलब क्या हो गया 60 ओहम हो गया, और 60 ओहम प्लस 120 मतलब आपका 180 ओहम मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लगाओगे, मतलब टोटल 180 ओम डिवाइड बाय 180 ओम करोगे तो आपको जो है वो टोटल आई मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट डिवाइडर लगाना है। सो मतलब करंट डिवाइडर दोनों में सेम जाएगा। सो यहाँ पे आपको I1 जो है मिल जाएगा, हाफ ही करना है और कुछ नहीं करना है, हाँ मल्टीप्लाई बाय 1 आप कर दोगे तो आपको I1 जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम रेजिस्टेंस है। देन उल्टा बात करते हैं, मतलब आपका 12 वोल्ट को जो है, हाँ उसको आप शॉर्ट कर दो 6 वोल्ट की वजह से आपको जो करंट मिलेगा उसको आप फाइंड करो। तो सिंपली I2 आप फाइंड करोगे तो I2 जो आपको मिलेगा, हाँ वो भी आपको क्या मिलेगा 120 पैरेलल में आ जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस 120 180 हो जाएगा। तो मतलब आपका 6 डिवाइड बाय 180 मिलेगा। और सिंपली अगेन 1/2 ही करना होगा क्योंकि यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस सारे दिए हुए हैं, हाँ तो सिंपली आप 1/2 करोगे तो आपको I2 मिल जाएगा, मतलब आपका I1 + I2 करोगे तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। हाँ इन दोनों का आपको सम करना है और कुछ भी नहीं करना है। सो आप दोनों का सम करोगे तो आपको 50 मिली एम्पियर जो है वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द सीरीज रेजोनेंट बैंड पास फिल्टर अ लोअर वैल्यू ऑफ द Q रिजल्ट इन इज इक्वल टू F0/Q। सो यहाँ पे आपका Q और बैंडविड्थ का जो रिलेशन होता है, रिलेशन होता है। सो लोअर वैल्यू ऑफ Q है, मतलब हायर बैंडविड्थ होगा, लार्जर बैंड होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ DC मोटर द रेशियो ऑफ बैक EMF टू सप्लाई EMF इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। हाँ जो मतलब आपका DC मोटर होता है उसमें रेशियो बैक EMF टू सप्लाई EMF जो होता है वो किसका इंडिकेशन है, एफिशिएंसी का इंडिकेशन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंटेनियस रिले, ऐसा पूछा हुआ है। तो आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्टेंटेनियस रिले होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट की बात करते हैं। द Q फैक्टर ऑफ द कोयल एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द 1.5 मेगाहर्ट्ज ऑफ एन RC सर्किट इज 150। तो बैंडविड्थ क्या होगा, देखो मैंने आपको अभी इक्वेशन लिखा था, उसी इक्वेशन से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है। बैंडविड्थ इज इक्वल टू कुछ नहीं, आपका F0/Q होता
होता है। सो 1.5 मेगाहर्ट्ज मतलब 1.5 × 10⁶ डिवाइड बाय 150 करना है। हाँ, सो सिंपली आप लिख सकते हो यहाँ पे आपको जो है 10 किलोहर्ट्ज जो है आंसर मिलेगा, मतलब आपको 10⁴ जो है आंसर मिलेगा। सो आंसर क्या आएगा, 10 किलोहर्ट्ज आएगा। ठीक है, इस देखो एक ही क्वेश्चन से आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ एन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड लाइक एन ए मीटर इन द सीरीज टू द लोड। देखो आपने वोल्ट मीटर को ए मीटर की तरह कनेक्ट कर दिया सीरीज टू द लोड में, तो क्या होगा, हाँ, वोल्ट मीटर इज द हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, तो इफ कनेक्टेड इन द सीरीज विद द लोड द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बिकम वेरी हाई, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा बहुत ही हाई हो जाएगा। आप अगर करो तो आपको पता है पीएमसी का यूज़ करो तो उसमें आपका टोटल आर एस क्या होता है, m-1 इंटू आर एम होगा, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा जो आपका था ऑलरेडी हाई उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, मतलब बढ़ जाएगा। सो देयर विल बी ऑलमोस्ट नो करंट इन द सर्किट, हाँ, मतलब करंट जो होगा सर्किट में ऑलमोस्ट मतलब मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका हो गया इसलिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आइडियली बात करो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सो ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल टेंड्स टू बिकेम जीरो, और मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ही लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कॉम्पनसेटेड वोट मीटर हैज़ इट्स रीडिंग करेक्टेड फॉर एन एरर ड्यू टू कॉम्पनसेटेड वोट मीटर जो होता है एट इज रीडिंग ड्यू टू द पावर कंज्यूम इन द पोटेंशियल कॉइल। हाँ, सो ऑप्शन डी होगा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ द, मतलब शेयरिंग ब्रिज जो होता है कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, बहुत ही पिटा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन एब्सॉर्प्शन वेव मीटर्स आर यूज फॉर द मेजरिंग फ्रीक्वेंसीज। एब्सॉर्प्शन वेव मीटर जो होता है 100 किलोहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज की रेंज में जो है यूज होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पावर ऑफ ए स्पेक्ट्रम ऑफ नोन एंड अननोन RF सिग्नल इज मेजर्ड यूजिंग द स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो है उसका यूज करके पावर मेजर किया जाता है। सो ऑप्शन बी जो यहाँ पे है वो करेक्ट आंसर है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर की बात करो तो आपने अगर लेबोरेटरी में है आपका तो देखा होगा, स्पेक्ट्रम एनालाइजर मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इनपुट सिग्नल वर्सेज द फ्रीक्वेंसी विद इन द फुल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। If the transients during switching of the power supply are to be studied, which of the following oscilloscope will be preferred? मतलब ट्रांजिएंट की बात करें तो कौन सा ऑसिलोस्कोप हम प्रीफर करेंगे, तो हम स्टोरेज ऑसिलोस्कोप प्रीफर करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। शॉर्ट टर्म फेडिंग इन द माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक कैन बी ओवरकम बाय, शॉर्ट टर्म फेडिंग जो है उसको ओवरकम करना है तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी का यूज़ करते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ रिसेप्शन ट्रांसमिशन का आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मॉड्यूलेशन। इस क्वेश्चन पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है, सो इस क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ट्रांसमिशन लाइन इज आइडियल फॉर हैंडलिंग हाई पावर हैंडल करने के लिए रेक्टेंगुलर वेवगाइड का यूज करता है। अगर आपको पता है कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड क्या होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। कोएक्सियल लाइंस आर कपल्ड टू द वेवगाइड बाय मींस ऑफ, कोएक्सियल लाइंस आर कपल्ड टू द वेवगाइड बाय मींस ऑफ आइदर प्रोब्स और कपलिंग लूप्स। इस क्वेश्चन भी पीटा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले भी जेटीओ का एग्जाम जो था उसमें इस क्वेश्चन जो है ये पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेलिकल एंटेना भी पीटा हुआ क्वेश्चन है। हेलिकल एंटेना यूज इन द सैटेलाइट ट्रैकिंग बिकॉज ऑफ द सर्कुलर प्रोजेक्शन। जहां पे हेलिकल एंटेना आप देख लो अगर ऑप्शन में दिया है सर्कुलर प्रोजेक्शन तो वही सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मल्टीपल रिपीटर्स इन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर नॉन एज, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैंने आपको ऊपर बताया, आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, क्या पूछा हुआ है बाद में आंसर करना, ऐसा नहीं कि हेलिकल एंटेना देख लिया तो सर्कुलर प्रोजेक्शन आंसर कर ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीपल रिपीटर इन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर नॉन एज ट्रांसपोंडर। मतलब मल्टीपल रिपीटर लगाया आपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन में तो उसको क्या कहते हैं आप, ट्रांसपोंडर कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What frequency range is most affected by fog and the प्रिसिपेशन? जो आपका देखो जितना भी हाई फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होगा। हाँ, सो यहाँ पे आपको दिया है वो अबाउट 10 गीगाहर्ट्ज, तो अबाउट 10 गीगाहर्ट्ज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। IOMAP सिस्टम आइडेंटिफाई देयर इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय गिविंग दैम एंड, मतलब आपका IOMAP जो सिस्टम होता है हाँ वो आइडेंटिफाई करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय गिविंग दैम एंड 8 पोर्ट नंबर, 8 बीट पोर्ट नंबर उसको दे देगा। हाँ, मेमोरी मैप IO एंड द एड्रेस IO पोर्ट्स आर 16 बीट एंड इन IOMAP IO स्कीम्स एड्रेस ऑफ द IO पोर्ट इन द 8 बीट। अगर मेमोरी मैप IO होता तो 16 बीट आता, क्योंकि यहाँ पे IOMAP IO दिया हुआ है इसलिए आंसर में क्या आएगा, 8 बीट आएगा। What type of circuit is used as an interface point of an input port in the microprocessor? So is the interface port in the input of microprocessor आप यूज करते हो एड्रेस लैच इनेबल इंश्योर, मतलब आपका लैच का यूज करते हो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड द मेमोरी इज डन बाय सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड द मेमोरी इज डन बाय द रेडी सिग्नल। आप रेडी सिग्नल से जो सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। एज कंपेयर टू 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर आर लिमिटेड बाय, आपका 16 बिट के कंपेयर में करो तो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर जो होता है उसमें लिमिटेशन आ जाएगा स्पीड का, हाँ डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी का, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी। अब आपका बीट्स कम हो जाएगा तो इन सब में लिमिटेशन आ जाएगा। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। हाँ एज यूजुअल जो आप कैरेक्ट पेपर में होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ट्रैप वन ऑफ द हार्डवेयर इंटरप्ट ऑफ द सेक्शन माइक्रोप्रोसेसर। इट इज़ अ लेवल ट्रिगर है, लेवल ट्रिगर तो नहीं होता। इट इज़ अ नेगेटिव एज ट्रिगर नहीं होता, वो पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रैप जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनल डिवाइसेज ऑफ द 8255R, मतलब इंटरनल डिवाइसेज ऑफ द 8255 बात करो तो उसमें 3 मतलब पोर्ट होता है, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, मतलब पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी बोलते हो। एक एग्जाम में ये भी पूछा हुआ था कि 8255 में कितने मोड होते हैं, तो उसमें मतलब आपके 2 मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं, हाँ 3 पोर्ट होते हैं। सो मतलब नंबर ऑफ पोर्ट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। सो मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको पूछ लेते हैं। आपका तीसरा मोड जो होता है हाँ वो हैंड शेकिंग के लिए यूज़ आता है। ऐसा क्वेश्चन भी एक बार जो 8255 के रिलेटेड पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है इन द सर्किट सेटअप ऑफ ADC 0808 इंटरफेस विद द 80806 माइक्रोप्रोसेसर the initiation of an analog digital conversion is done by sending a signal blank pin to the ADC। मतलब आप इनिशिएशन कैसे करोगे, तो आप जैसे एंड ऑफ ऑपरेशन करना है, हाँ एंड ऑफ कंट्रोल करना है तो EO का यूज़ करते हो, वैसे स्टार्ट ऑफ कंट्रोल करना है तो SOC का यूज़ करोगे। हाँ ये बहुत ही सिंपल है, इसमें अलग से आपको ADC पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। SOC का यूज़ करोगे मतलब आप पढ़े हो आपका ADC डेक वगैरह। सो उसमें अगर आप ADC पढ़े हो जिसमें आपका सिंक्रोनियस डिटेक्टर काउंटर का यूज़ करके जो मतलब आप बनाते हो ADC को, हाँ सो उसमें SOC जो है उसको स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन एंड ऑफ कन्वर्जन कहा जाता है। सो स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए SOC का यूज़ करते हैं, अगर खत्म करना है तो एंड ऑफ कन्वर्जन मतलब EOC का यूज़ जो है वो करता है। ठीक है नेक्स्ट बात करता है 8006 microprocessor uses the blank bit address to access the memory and can directly access up to 1 MB of memory। तो 8006 microprocessor uses the 20 bit of address to access the memory, मतलब आपका जो होता है हाँ मतलब आपका एड्रेसिंग स्पीड जो होता है वो कितना, मतलब आपका एड्रेसिंग कितना होता है कि एड्रेसिंग के लिए कितने लाइंस होता है 8086 में 20 लाइंस होते हैं, इसलिए आप 1 MB तक का मेमोरी जो है उसे इंटरफेस कर पाओगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू अ ट्रैक्स विद फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द सेक्टर्स। आप हार्ड डिस्क जो है उसको ट्रैक में डिवाइड करोगे, फर्दर उसको सेक्टर में डिवाइड करोगे। इस क्वेश्चन भी पिटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया है। ठीक है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट टूल इज यूज्ड टू टेस्ट द सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। सीरियल पैरेलल पोर्ट को टेस्ट करने के लिए कौन सा टूल का यूज़ करते हैं ऐसा पूछा हुआ है। तो उसमें आप लूप बेक्स का यूज़ करते हो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसे व्रैप प्लग भी कहा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अ प्रोग्राम दैट इज एम्प्लॉयड इन द डिप्लॉयमेंट रिपेयर एंड द एनहेंसमेंट ऑफ द अदर प्रोग्राम, इसे क्या कहते हैं, इसे जो है वो सॉफ्टवेयर टूल कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। इस क्वेश्चन को सॉफ्टवेयर टूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़े तो प्रोग्रामिंग टूल और द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है हाँ दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज टू क्रिएट रिपेयर डिबग मेंटेन और अदरवाइज सपोर्ट अदर program and the application। Then with which DOS command is used to detect, diagnose and the repair logical and the physical disk error on both uncompressed and the double space compressed drive। तो इसके लिए आपको पता है हाँ आपने भी शायद कभी यूज़ किया होगा, स्कैन डिस्क का यूज़ करता है। ऑप्शन बी इज द correct answer here। Next, to avoid the race condition, the number of processes that may be simultaneously inside their critical section, हाँ तो avoid the race condition जो होता है मतलब number of processes simultaneously in the critical section होता है 1। हाँ to avoid the race condition there must be at most 1 process inside the critical section at a time। हाँ according to the definition of the race condition की बात करें तो race condition जो होता है is undesirable situation that occurs when the device or system attempts to perform 2 or more operation at the same time। ठीक है इसलिए एटलीस्ट 1 प्रोसेस जो है वहाँ पे वो होना चाहिए। इस क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, यहाँ पे भी थ्रेशिंग के बारे में पूछा हुआ है। हाँ थ्रेशिंग क्या होता है, इट कैन बी कॉज बाय पुअर पेजिंग एल्गोरिदम्स आप कह सकते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। हाँ इन कंप्यूटर साइंस आप बात करें तो थ्रेशिंग इज अ सिचुएशन वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज आर यूज्ड टू डू अ मिनिमल अमाउंट ऑफ द वर्क विद द सिस्टम इन अ continuous state of resources contention। Once started, the threshing is typically self
sustaining until something occurs to the remove the original situation that led to the initial threshing behavior. ठीक है, usually threshing refers to two or more processes accessing a shared resource repeatedly such that serious system performance degradation occurs because the system is spending a disappropriation amount of टाइम जस्ट एक्सेसिंग द शेयर्ड रिसोर्स. ठीक है, तो इसे थ्रेशिंग कहा जाता है. सो कैन बी कॉज्ड बाय पुअर पेजिंग एल्गोरिथम. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है 85. अ सिस्टम प्रोग्राम दैट सेट्स अप अ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन इज नॉन एज द लोडर. हाँ, मतलब इसे क्या कहते हैं, लोडर कहा जाता है. लोडर के बारे में रेडी करके, तो लोडर क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द प्रोग्राम एंड द लाइब्रेरीज. इट इज वन ऑफ द एसेंशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ द स्टार्टिंग अ प्रोग्राम एंड इट प्लेसेस प्रोग्राम इनटू द memory and the prepare them for execution. Okay, then the fragmentation of the file system की बात करते हैं. fragmentation of the file system क्या होता है. हाँ, fragmentation of the file system can be temporarily removed by the compaction. fragmentation of file system होता है, उसको आप temporarily remove कर सकते हो by the compaction. option C is the correct answer here. हाँ, fragmentation is the phenomena in which storage space is used inefficiently. हाँ, reducing capacity and often performance भी जो है वो उसका reduce हो जाता है. ठीक है, fragmentation leads to a storage space being wasted एंड टर्म ऑल्सो रिफर्स टू द वेस्टेड स्पेस इटसेल्फ. हाँ, ऐसा भी जो है टर्म काफ़ी बार जो है वो यूज़ कर लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है. यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अलाउ प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिवली. हाँ, मतलब आपका जो प्रोसेस होता है उसका सिंक्रोनाइज एक्टिवली करने के लिए आप मतलब अलाउ करेगा. आप बात करो इन प्रोसेस कम्युनिकेशन की, तो इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज द सेट ऑफ मेथड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द डेटा अमंग द मल्टीपल थ्रेड्स इन वन और मोर प्रोसेसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है. डिफाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा गिवन बीटा है. तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन. हाँ, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा. इसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो यहाँ पे बीटा रख दो, सो 101 हो जाएगा. हाँ, इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा है. सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 1/101. सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा 0.99 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द properly biased PNP transistor let IC is equal to 10 milliampere and I is equal to 10.2 milliampere. What is the level of IB? ऐसा पूछा हुआ है. हाँ, ठीक है, तो आपको सिंपली पता है कि IE क्या होता है, आपका IC प्लस IB होता है. ठीक है, सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि देखो यहाँ कितना डिफरेंस है. हाँ, 0.2 का डिफरेंस है, तो आप उसको कह सकते हो कि 200 माइक्रो एम्पियर जो है उतना डिफरेंस है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्पलीफायर हैज एन इनपुट सिग्नल वोल्टेज ऑफ 0.054 millivolt. The output voltage is 12.5 volt. The voltage gain in the dB कितना होगा, यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है. तो इसको सॉल्व करने के लिए वोल्टेज गेन द dB आपको लाना है, तो 10 log 10 अप्लाई करना है, V आउट बाय V इन करना है. हाँ, सो 10 log 10 V आउट बाय V इन करोगे, सो 10 log 10 आपको मिल जाएगा. आप मतलब आपका सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है 231. सो इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको 107.3 dB जो है मिल जाएगा. यहाँ भी आप देखो अप्रोक्सीमेशन मेथड से जा सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा डज द ट्रांजिस्टर एंटर द सैचुरेशन रीजन. यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है. अगेन न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा हुआ है. हाँ, सो यहाँ पे देखो आपका सैचुरेशन करंट जो है आपका IC है, कौन सा बीटा वैल्यू के लिए आपका सैचुरेशन में जाएगा ऐसा पूछा हुआ है. सो यहाँ पे आपका आई सैचुरेशन बोलो या IC बोलो, दोनों एक ही होगा. ठीक है, सो आपका IC सैचुरेशन कितना होगा, सिंपली आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2.2 के करोगे, तो 12 डिवाइड बाई 2.2 के करोगे तो आपको सिंपली जो है ये वैल्यू जो है कितना मिलेगा, 5.4 अराउंड मिलेगा. हाँ, 5.4 मिलियन अराउंड मिलेगा. अब आपको IB फाइंड करना है, तो IB यहाँ से आप फाइंड कर पाओगे. यहाँ पे आपका IB जो है वो फ्लो हो रहा है. हाँ, सो सिंपली 12 माइनस 0.7 क्योंकि प्लस और माइनस 0.7 VB यहाँ पे होता है. सो IB इज इक्वल टू क्या होगा आपका 12 माइनस 0.7 डिवाइड बाय आपका ये जो रेजिस्टेंस है कितना होगा 240 के दिया हुआ है, तो 240 के यहाँ पे 2.2 के था. तो 240 के डिवाइड बाय करोगे तो आपको जो मिलेगा ये वैल्यू माइक्रो एम्पियर में मिलेगा. कितना मिलेगा
47.08 माइक्रोएम्पियर मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, इसका आपको पूरा सॉल्यूशन डिटेल में करना पड़ेगा, आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। हाँ, इस क्वेश्चन ऐसा है जो आप इजीली सॉल्व तो कर पाओगे लेकिन आपका 4-5 मिनट खा जाएगा। ठीक है, देन आपको फाइंड क्या करना है, पूछा हुआ है बीटा पूछा हुआ है, तो IC IB मिल गया तो बीटा मिल जाएगा। बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट IC बाय IB, तो आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको बीटा जो है वो 116 अराउंड मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फीडबैक सिग्नल A of n blank oscillator is derived from a capacitive voltage divider in the LC circuit। हाँ देखो, कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर, इसका मतलब क्या होगा, कोलपिट्स का हम यूज कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ए मीटर फॉलोअर एम्पलीफायर एज एन इनपुट इंपीडेंस ऑफ द 107 किलो ओम, द इनपुट सिग्नल इज 12 मिली वोल्ट, द अप्रोक्सीमेट आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ऐसा आपको पूछा हुआ है। सो अप्रोक्सीमेट आउटपुट वोल्टेज जो आपका होगा, हाँ वो आपका 12 मिली वोल्ट ही होगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन कलेक्टर जो है वो क्या आपका वोल्टेज बफर होता है। हाँ, सो आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज द इनपुट वोल्टेज होता है। जनरली आपका वोल्टेज मतलब आपका गेन जो होता है वो जनरली नियरली इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी 12 मिली वोल्ट जो होगा यही इसमें सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डायोड इज कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर्स इन द टीवीज, आपको पता है वैरेक्टर डायोड का यूज करते हैं। हाँ, वेरिकैप डायोड वैरेक्टर डायोड यूज करते हैं ट्यूनिंग सर्किट के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और डिराइव्ड क्लास कैन स्टॉप अ वर्चुअल इनहेरिटेंस बाय डिक्लेयरिंग एन ओवरराइड एज ए सील्ड। हाँ, मतलब ओवरराइड आपका सील हो गया। हाँ, सो डिराइव्ड क्लास कैन स्टॉप अ वर्चुअल, कीवर्ड सील जो है इंडिकेट, एक कीवर्ड है सील करके। हाँ, जो दिया आपको दिया हुआ है कीवर्ड है, इंडिकेट्स द क्लास मेथड कांट बी इनहेरिटेड बाय द डिराइव्ड क्लास, मतलब उसके बाद आप उसका इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, मतलब उसको आप एक्सटेंड फिर नहीं कर पाओगे इन शॉर्ट। ठीक है, मतलब इनहेरिट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, हाँ इसके बारे में बात किया हुआ है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज मेकिंग C++ ऑपरेटर वर्क विद द ऑब्जेक्ट। आपका ओवरलोडिंग जो है C++ जो है आप वर्क विद द ऑब्जेक्ट कर पाओगे। और दूसरा, गिविंग अ न्यू मीनिंग ऑफ द एक्जिस्टिंग C++ ऑपरेटर, आप ऐसा कह सकते हो कि ऑलरेडी C++ ऑपरेटर डिफाइन है तो आप उसको नया मीनिंग दे रहे हो, मतलब उससे आप क्या डिफाइन कर रहे हो, मतलब ओवरलोड कर रहे हो ऐसा कहते हैं। हाँ, ये OOP किस क्वेश्चन है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स कैन अ कंस्ट्रक्टर बी कोड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर जो आपने मतलब बनाया है, हाँ उस कंस्ट्रक्टर को आप एक ही बार कॉल कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे ओनली वंस, ये भी OOP का जो है वो क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टर शुड बी डिफाइन इन द ब्लैक सेक्शन ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर जो आपका होता है पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास में डिफाइन होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज पास बाय रेफरेंस। पास कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो पास बाय रेफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ द ऑपरेटर इज नॉर्मली डिफाइंड टू बी ओनली यूनरी देन यू मे नॉट ओवरलोड इट। हाँ, मतलब अगर यूनरी ऑपरेटर डिफाइन किया गया है सो उसको फिर आप ओवरलोड नहीं करोगे। हाँ, जैसे हमने बात किया कि ओवरलोडिंग कर सकते हैं हम, अगर रीडिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन अगर यूनरी ऑपरेटर है सो उसको फिर ओवरलोड नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ द GTU LIC 2013 कर्नाटका सर्कल। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी मेरा क्वेश्चन सॉल्यूशन गलत लग रहा है या कोई भी आपको एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे ऐसे पेपर सॉल्यूशन लाने के लिए मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे। इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आगे भी और बहुत सारे मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो भी बाकी है वो। अगर आगे फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट है या आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या मटेरियल चाहिए GTU LIC के लिए, तो मैंने मेरा नंबर प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।